नाज़रीन आदाब, खबर दोपहर के साथ आप सबसे मुखातिब हूं मैं हिना जुबैर। नाज़रीन, आज खबर दोपहर में हम बात करेंगे श्रीलंका में जो सियासी हालात चल रहे हैं। आज भी ये खबरें आ रही हैं कि वहां पर एहतजाजी जो है वो एक बार फिर से एहतजाज कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म विक्रमासिंघे के घर के बाहर वो जमा हो गए हैं। इन्हीं तमाम मामलात पर हम एक फॉरेन एक्सपर्ट से बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि श्रीलंका में जो हालात चल रहे हैं उनका आसपास के जो खित्ते हैं उस पर क्या कुछ खास असर पड़ने वाला है, पूरी दुनिया पर इसका क्या असर पड़ने वाला है। तो चलिए हम शुरुआत करेंगे अपने प्रोग्राम की खबर दोपहर की। जी हां, श्रीलंका में बदलाव की अवामी तहरीक अपने इंतहा को पहुंच चुकी है। सदर गोटाबाया के मुस्ताफी होने और मुल्क को भंवर में छोड़कर भागने के बाद वहां हालात दिगरगू हो गए हैं। पूरे मुल्क में इमरजेंसी नाफिज है। गोटाबाया के मुल्क से फरार होने की खबर उनके मालदीव पहुंच जाने के बाद आम की गई, जिसकी वजह से अवाम सख्त बरहम है। एहतजाज के शोले वहां एक बार फिर भड़क उठे हैं। एहतजाजी पीएम रानिल विक्रमासिंघे की रिहाइशगाह पर पहुंच गए हैं। वहां सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। इस बीच पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पों की भी खबरें हैं, तस्वीरें सामने आ रही हैं। आपको बताएं कि सदर गोटाबाया के इस्तीफे के बाद श्रीलंका में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। कानून के रोज से सदर के मुस्ताफी होने के बाद पीएम को कारगुजार सदर बनाया जाता है, लेकिन अवाम यानी जो श्रीलंका के लोग हैं इस वक्त ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते। इसके बरक्स वो क़यादत में ही बदलाव के ख्वाहां हैं। तो अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें नाज़रीन हम आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर जो श्रीलंका के अवाम है एक बार फिर से एहतजाज पर देखे जा रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म रानिल विक्रमासिंघे की रिहाइशगाह पर ये पहुंच चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म विक्रमासिंघे की इस्तीफे का भी लगातार मुतालबा यहां पर जोर पकड़ रहा है। पुलिस और एहतजाजियों के बीच झड़पों की भी खबरें आ रही हैं। तो हालात वहां अभी भी धमाकाखेज बने हुए हैं। चलिए सीधे हम रुख करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे मोअज़्ज़िज़ मेहमान प्रोफेसर पीयू खालिद साहब, आलमी उमूर के माहिर हैं और इनसे हम जो बहुत सारे मामलात रहे हैं उस पर लगातार बातचीत करते रहे हैं। खालिद साहब, आपका बहुत इस्तकबाल करना चाहेंगे न्यूज़ 18 उर्दू के खुसूसी प्रोग्राम खबर दोपहर में। श्रीलंका से जिस तरह की खबरें आ रही हैं एक बार फिर परेशान कुन है। पहला आपका रिएक्शन इस पर हम जानना चाहेंगे एज अ फॉरेन एक्सपर्ट, क्या कुछ आप इस पर कहेंगे? देखिए, इस वक्त जो हालात श्रीलंका में बने हुए हैं उसका हल कैसे तलाश किया जा सकता है। एक तो ये है कि हल देश के अंदर से ही निकलना है, कोई बैरूनी ताकत इसमें किसी तरह का इंटरफेयर नहीं कर सकती, क्योंकि श्रीलंका एक सॉवरेन कंट्री है। दूसरी बात यह है कि वहां पर जो उस सरकार थी और स्पेशली जो फैमिली वहां पर राज कर रही, जो राजपक्सा फैमिली है, उसके ऊपर लोगों का एतबार बिल्कुल खत्म हो चुका है। और लोग उनमें से किसी को भी किसी भी पोजीशन में वहां पर नहीं देखना चाहते, चाहे वो सदर की पोजीशन है, चाहे वो वज़ीर-ए-आज़म की पोजीशन है, चाहे कोई जी। अब यह है कि क्या हो सकता है जी। जो वहां पर क्राइसिस है वो क्राइसिस बेसिकली वहां की माली हालात को सामने रख करके है। वो क्राइसिस जो है वो इक्तिसादी है, फाइनेंशियल क्राइसिस। उसमें बहुत बड़ा कर्जा है, कर्जे की अदायगी हो नहीं पा रही है, फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल खत्म हो चुकी है, बाहर से कोई भी चीज खरीदना बहुत मुश्किल हो रहा है, चाहे वो तेल हो, चाहे वो खाने की चीजें हो, जिसकी वजह से लोगों का बहुत बुरा हाल है। और स्कूल बंद हैं, लोग खाने के टाइम स्किप कर रहे हैं, एक आध खाना नहीं खाना कोई बात नहीं, लेकिन ये है कि जीना है। तो ऐसी सिचुएशन में वहां पर दो तीन चीजें सामने आ रही हैं। एक तो ये है जी कि वहां की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जी सर, उन सब को मिलकर के एक यूनाइटेड गवर्नमेंट बनाई जाए।
जी, वो गवर्नमेंट जो हर तरह की पॉलिटिकल सोच को, स्टेक होल्डर्स को रिप्रेजेंट करे। जी, दूसरे वहां पर जो एक्सक्लूसिव गवर्नमेंट हो गई थी कि मेजॉरिटेरियन सरकार बनानी है, मेजॉरिटेरियनिज्म वहां पर जो था चल रहा, यानी कि वहां पर तामिल्स को, मुस्लिम्स को बिल्कुल दरकिनार करने की बात जो चल रही थी, जो हो रही थी, जी, उसको खत्म करके एक इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाने की जरूरत है, जहां पर श्रीलंका के सब लोग जो हैं उसमें शमूलियत करें। जी, तीसरी चीज ये है कि IMF, वर्ल्ड बैंक से पैसा लेने के लिए बातचीत हो, लेकिन उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस उनकी माननी पड़ेंगी, जो IMF, वर्ल्ड बैंक की टर्म्स एंड कंडीशंस। जी, जी, इसी तरह से चाइना के साथ भी चल रही है बात कि चाइना से भी और कर्ज लिया जाए, लेकिन कर्जा लेना जो है वो अपने आप में बड़ी खतरनाक चीज होती है अगर कर्जा को प्रॉपरली इस्तेमाल ना किया जाए। बिल्कुल। और ऐसी सिचुएशन में मुझे लगता है कि लोग जो हैं वो एक ऐसे जिसको कहते हैं कि किसी किस्म की कोई क़यादत या लीडरशिप वहां पर इस वक्त नहीं है। आर्मी जो है या दूसरे जो पैरा फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस भी बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं कर रही हैं। आप ये देखिए कि जब लोगों ने सदर के उस पर कब्जा किया, महल पर, रहायशगाह पर, वहां पर जो ड्यूटी पर लोग थे, जो तैनात थे वहां की सिक्योरिटी फोर्सेस, उन्हें बहुत ज्यादा रेजिस्ट नहीं किया, क्योंकि उनको पता है कि हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं और इसकी जिम्मेवारी जिस पर है वो तो है, लेकिन इसका हल इन लोगों के पास नहीं है, खास तौर पर जो लोग इस वक्त वहां पर सत्ता में थे। इसीलिए वो लोग भाग रहे हैं, उनको भागने से रोका भी जा रहा है, वो अपने सिक्योरिटी फोर्सेस की प्रोटेक्शन ले रहे हैं, दूसरे कंट्रीज में भाग रहे हैं, लेकिन उसका हल देश के अंदर ही ढूंढना पड़ेगा और वो यही है कि सब मिलकर के, सब पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर के बैठ करके इसके बारे में बात करें। जी बिल्कुल खालिद साहब, काफ़ी अच्छे अंदाज में आपने वहाँ के जो अभी पॉलिटिकल क्राइसिस है उसकी मंजरकशी की है। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे, ये 1-2 दिन या 1-2 महीने में इस तरह के हालात अब तक नहीं हुए हैं। लगातार हम ये खबरें दिखा रहे थे, हमारे पास ये इत्तलात आ रही थी कि वहाँ पर क्राइसिस धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया था। चाहे पेट्रोल और डीजल की कमी देखी जा रही थी, खाने की चीज़ों की कमी हो गई थी, यहाँ तक के जो ज़रूरी दवाइयाँ हैं वो तक गायब होती जा रही थी, उनकी भी दस्तयाबी नहीं थी। क्यों नहीं वक्त रहते वहाँ पर ये कोशिश की गई? हालात इतने अब से अबतर होते चले गए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आप किसकी देखते हैं? क्योंकि अपोजिशन जो है, अब जिस तरह से बात कर रहे हैं कि अपोजिशन अब हर हालत में चाहती है कि बदलाव हो क़यादत में, लेकिन क्या सिर्फ क़यादत में बदलाव से हालात में बदलाव मुमकिन है? नहीं, देखिए ऐसा है कि जो हालात वहां पर बने हैं वो अचानक नहीं बने। बिल्कुल सर। उसके कई वजूहात हैं, जैसे कि 2019 में जब वहां पर बम ब्लास्ट हुए चर्चेज में और दूसरी जगह, 80% जो वहां पर सयाह आते थे, पर्यटक आते थे, वो कम हो गए। फॉरेन एक्सचेंज कम हो गई। वहां की इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर के ऊपर बेस्ड है और टूरिज्म के ऊपर बेस्ड। टूरिज्म जो है वो खत्म हुआ या बहुत कम हुआ। एग्रीकल्चर में उन्होंने कहा कि हम फर्टिलाइजर इंपोर्ट नहीं करेंगे, रबर और टी की जो प्लांटेशन है वो हम ऑर्गेनिक करें। उससे प्रोडक्शन कम हो गई, प्रोडक्शन कम हो गई तो एक्सपोर्ट कम हो गई, एक्सपोर्ट कम हो गई तो फॉरेन एक्सचेंज जो है वो वहां पर भी वो हो गया। उसके बाद जो लोगों को टैक्स के बेनिफिट दिए गए पावर में रहने के लिए, जिसको हम फ्री बीज कहते हैं, जो टैक्स कट, एक तरफ तो आपकी आमदनी कम हो रही है, दूसरे आप टैक्स कम कर रहे हैं, इन सब चीज, और फिर पॉलिटिकल करप्शन बड़ी जबरदस्त थी, एक ही फैमिली का राज चल रहा था और उन्होंने अच्छे खासे, जैसे अभी हमने देखा कि सदर के रिहायशगाह पर मिलियंस ऑफ रुपीज जो थे वो निकले हैं। तो ये चीजें जो है इससे ये धीरे धीरे एक ऐसी सिचुएशन पे पहुंच गया जहां पर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बड़ा मुश्किल हो गया। अब सवाल ये है कि ये जो सिचुएशन है इसमें रोल किसका है? रोल मैं कहूंगा कि रोल पॉलिटिकल मैनेजमेंट जो है या इकोनॉमिक मैनेजमेंट है। देखो, सरकार खुद पैसे नहीं बनाती, सरकार पैसों को मैनेज करती
जी बिल्कुल, लोगों से टैक्स लेती है। बिल्कुल। अब वहां पर मैं बताता हूँ आपको, जापान का भी कर्जा है, चीन का भी कर्जा है, मार्केट से भी तकरीबन 40% जो है कर्जा लिया हुआ है, आईएमएफ से भी है। 51 बिलियन के करीब कर्जा है। छोटी सी इकोनॉमी है, श्रीलंका की बहुत बड़ी इकोनॉमी तो है नहीं। और श्रीलंका जो है, श्रीलंका के लोगों वहां पर, और जो एक नस्लकुशी और तामिलिन्स और मुस्लिम्स के खिलाफ जो सिन्हालाज ने एक वो चलाया हुआ था बड़ी देर से कि इनको बिल्कुल दरकिनार करके रखना है, इनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली एक्सक्लूड कर देना है, जैसे और भी कई जगह पर चल रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो डेफिनेटली वो लोग जिनके ऊपर इतना जरा जुल्म हो रहा है या उनको देश की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स से बिल्कुल बाहर किया जा रहा है, तो नेचुरली वो सारा जो है वो बूमरैंग करेगा, पॉलिटिकल मैनेजमेंट में भी और इकोनॉमिक मैनेजमेंट में भी। इन सब चीजों की वजह से हम देखते हैं कि ये क्राइसिस जो है इस हद तक आगे बढ़ा है कि अब ये समझ नहीं आ रहा है वहां के लीडर्स को भी कि आगे कैसे बढ़ा जाए। इवन वहां के लोगों को भी ये समझ नहीं लग रहा कि इस हालात से कैसे निकला जाए, और इस हालात से अचानक नहीं निकला जा सकता। जिस तरह से धीरे धीरे करके ये क्राइसिस इस लेवल तक पहुंचा है, इस तरह से धीरे धीरे ही इसमें से बाहर निकला जाएगा, लेकिन उसमें सबको साथ लेकर के चलना पड़ेगा। अगर आप सोचो कि सिन्हालीज जो बुद्धिस्ट हैं वो ही देश के ऊपर पूरी हर चीज को कंट्रोल करेंगे, तो फिर वो देश जो है वो इस क्राइसिस से नहीं निकल पाएगा। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि अभी जो पहली सबसे बड़ी बात है वो है कि वहाँ के अवाम जो है उनको किसी तरह से पुरसुकून किया जाए, उनकी बातें जो हैं वो मानी जाएं, और उसके बाद वहाँ पर जो बुनियादी सहूलियात का फुकदान देखा जा रहा है उसके लिए मदद के लिए हाथ बढ़ाए जाए। आपसे हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे सर कि इसका असर पूरे खित्ते पर किस तरह से आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया पर किस तरह से आप देख रहे हैं, दुनिया को किस तरह से इस एक मुल्क से जो इसके हालात अबतर हुए सबक लेने की जरूरत है। देखिए, दो तीन चीजें जो आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्लैग आउट की हैं। जी सर। एक तो ये है कि श्रीलंका की अगर आप जोग्राफियाई उसकी लोकेशन देखें तो श्रीलंका जो है वो हमारी जो सी लेन्स है कम्युनिकेशन की, जहां पर सारे शिपिंग जाती है तेल लेकर के वेस्ट एशिया से साउथ कोरिया और जापान और चाइना, उसके बिल्कुल नजदीक है। जी सर। और वहां पर जो हम्बन टोटा पोर्ट है उसको डेवलप करके वहां से अच्छा खासा पैसा कमाया जा सकता है। चाइना उसको डेवलप कर भी रहा है, लेकिन जो चाइना की इसकी फॉरेन पॉलिसी है श्रीलंका की, वो काफी हद तक प्रो चाइना रही है पिछले कुछ सालों में, और इंडिया से दूर रहा, खासतौर पर राजपक्षे की जो सरकार थी। जी सर, तो बिल्कुल। एक टाइम ऐसा था कि बर्रे सगीर में सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम श्रीलंका की हुआ करती थी। जी जी बिल्कुल। लेकिन आज जो क्राइसिस है उसमें ये भी एक रोल है कि इंडिया के साथ जहां पर काफी ज्यादा कोऑपरेशन हो सकती थी वो नहीं हो पाई। मैं आपको बताता हूं, इस वक्त जी सर श्रीलंका को अगर इक्तिसादी रूप में किसी तरह से कोई मदद है, वो 4 बिलियन क्रेडिट लाइन इंडिया की है, जिसका फायदा श्रीलंका ले रहा है। अदरवाइज चारों तरफ से बिल्कुल बंद हो चुकी है आमदनी के जो जराए हैं या साधन है। तो उसका असर जो है वो साउथ एशिया के बर्रे सगीर के सारी पॉलिटिक्स के ऊपर पड़ेगा, क्योंकि हर कंट्री जो है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के मुताबिक चलता है। बिल्कुल। और श्रीलंका को भी अपना नेशनल इंटरेस्ट रीडिफाइन करना पड़ेगा कि वो चाइना के साथ सारा कुछ चाइना के हाथ में दे करके एक अच्छा देश बन सकता है, विकसित देश बन सकता है, या इंडिया के साथ मिलकर के या साउथ एशियन कंट्रीज के साथ मिलकर के। इससे एक सबक जो है बड़ा इंपॉर्टेंट निकलता है। जी सर। अभी रिसेंटली आरबीआई की एक रिपोर्ट आई है जी, इंडिया में भी ऐसी ही सिचुएशन बहुत से स्टेट्स में बनती जा रही है, खासतौर पर वो स्टेट जहां पर फ्री बीज लोगों को बांटी जाती हैं, फ्री टैबलेट दी जा रही हैं, फ्री लैपटॉप दिए जा रहे हैं, फ्री बिजली दी जा रही है, और आमदनी के जराए कम हो रहे हैं।
वहां की और कर्जे जो हैं वो स्टेट्स के बहुत बढ़ रहे हैं। इवन इंडिया का भी कर्जा बहुत ज्यादा पहले से बढ़ा है। जी अगर हम फ्री बीज देते रहेंगे तो किसी भी देश की या किसी भी सूबे की इकोनॉमी जो है उसका यही हाल हो सकता है जो श्रीलंका की इकोनॉमी का हुआ है। इसलिए ये एक बहुत बड़ा सबक है, ना सिर्फ बर्रे सगीर के दूसरे जो देश हैं, चाहे वो बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान है, इंडिया है, इन सब के लिए, बल्कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं इंडिया के अंदर, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सबक है कि ऐसा करने से आप देश की या सूबे की इकोनॉमी जो है उसको हम मजबूत नहीं कर सकते। बिल्कुल। और सर ये भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि टूरिज्म इंडस्ट्री के तौर पर जाना जाता था, दुनिया भर से सयाह जो थे श्रीलंका का रुख करते थे। हमने ये भी देखा था कि वहाँ की जो क्रिकेट टीम है उसका एक ज़माने में कितना बोलबाला रहा है, हम सभी उससे भी वाकिफ़ हैं। ये सब अचानक नहीं हुआ है, जो कि मैं बार बार ये समझने की कोशिश कर रही हूँ, टेक्निकली भी हमारे नाजरीन समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक अच्छा अपोजिशन, एक अच्छा फेस ऑफ द अपोजिशन होना बहुत जरूरी है हर मुल्क में जहां भी डेमोक्रेसी है। देखिए, मैं आपको बताऊं कि जब श्रीलंका आजाद हुआ है 1948 में, जी, श्रीलंका पहला कंट्री था जिसने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि हर व्यक्ति को, हर शख्स को वोट देने का अधिकार दिया। जी सर। जिसका मतलब है कि डेमोक्रेसी ने अपनी जड़ें वहां पर मजबूत करनी शुरू कर दी थी। जी। लेकिन अगर डेमोक्रेसी को आप गाइडेड डेमोक्रेसी बनाएंगे, यानी कि एक ही उसकी खानदान की सरकार हो, तो वो नहीं चलेगा। दूसरी बात यह है कि अगर आप ये कहेंगे कि सिर्फ कुछ लोगों के हाथों में ही सारा देश का कारोबार रहे, और देश की कमांड भी, पॉलिटिकल कमांड भी एक ही परिवार के हाथ में रहे, तो उससे भी बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो होता है। ये बात मैं नाजरीन को कहना चाहता हूं। जी सर, बिल्कुल। कि जिस देश में भी, चाहे वो हिटलर का जर्मनी ले लो, जिस देश में भी लोगों के ऊपर पॉलिटिकल रीजन से या सत्ता में, पावर में रहने के लिए जुल्म और ज्यादतियां होंगी, उस देश के बुरे दिन जो है वो कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि अगर आप सबको मिल लेकर के चलेंगे तभी देश चलता है। और डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि सबको साथ लेकर के चलें। डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ सत्ता नहीं है, सिर्फ ये नहीं है कि ताकत किसके हाथ में। बात यह है कि ताकत में कौन कौन लोग शरीक हैं। बिल्कुल। अगर सब लोग उसमें शरीक हैं तो वो डेमोक्रेसी ठीक चलती है। अदरवाइज डेमोक्रेसी जो है वो एक तरह से फोर्स्ड डेमोक्रेसी हो जाती है। एक ताकत के साथ अपनी बात मनवाने की डेमोक्रेसी होती है, वो सही तरीके की डेमोक्रेसी नहीं होती। और श्रीलंका में भी ऐसा ही हुआ है। जी। और ये भी आपसे जानना चाहेंगे, हालात वहां पर बिल्कुल ही बिगड़ चुके हैं, आगे आने वाला वक्त क्या कहता है इस पर सभी की नजरें बनी हुई हैं, लेकिन श्रीलंका को ऐसे पूरी दुनिया को बिल्कुल अकेले भी नहीं छोड़ना है। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हो सकते हैं जिसके जरिए श्रीलंका की इकोनॉमी जो है पूरी दुनिया मिलकर, कहीं ना कहीं जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो सब मिलकर इसको इस बुहरान से निकाल सकते हैं? इस तरह का कुछ बाकायदा प्लान बनाने की जरूरत है सबको मिलकर। देखो, बहुत से कंट्रीज में ऐसे क्राइसिस आए हैं। इससे पहले ग्रीस में भी ऐसे क्राइसिस आए थे। जी जी जी। ग्रीस की भी जनता इसी तरह से सड़कों पे आ गई थी, वहां पर भी हालात बहुत खराब हुए थे। जी। जहां पर श्रीलंका का सवाल है, श्रीलंका को दो तीन चीजें करने की जरूरत पड़ेगी। एक तो IMF, वर्ल्ड बैंक से लोन को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। पुराना लोन जो है उसमें ऐड करके अपनी इकोनॉमी को चलाना पड़ेगा। दूसरे, वो कंट्रीज, जैसे कि कई बार एक कंसोर्शियम बन जाता है, किसी मुल्क की भलाई के लिए कुछ कंट्रीज इकट्ठे हो जाते हैं और इकट्ठे होकर के मदद करते हैं ऐसे हालात में। क्योंकि किसी भी कंट्री को, जैसे आपने कहा, अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। हर कंट्री इंटरनेशनल रिलेशंस का में अपना योगदान डालता है। यूनाइटेड नेशंस का मेंबर है, यूनाइटेड नेशंस भी वरिड है उसके बारे में। IMF, वर्ल्ड बैंक, WHO सब वरिड है इसके बारे में कि चाइना इसमें जो कुछ श्रीलंका में हो रहा है। तो एक तो यह है कि लोन या जो
कुछ ग्रांट्स ली जाएं बाहर से और उसको प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाए। टैक्स स्ट्रक्चर जो है वो उसको दोबारा से जो है रिस्ट्रक्चर किया जाए। जी जी। इसी तरह से जो फालतू खर्चे हैं उनको कम करने की जरूरत पड़ेगी। पैसा जो है उसको प्रूडेंटली इस्तेमाल करना पड़ेगा। धीरे धीरे मैं कहता हूं फिर भी जैसे कि अभी श्रीलंका में ये भी चल रहा है कि हम सस्ता तेल लें, क्योंकि सोवियत रशिया जो है वो सस्ता तेल देने के लिए तैयार है, क्योंकि यूक्रेन क्राइसिस की वजह से सब्सिडाइज्ड रेट पे इंडिया भी जैसे कर रहा है। तो ये भी एक चीज उनके सामने है। और चाइना के साथ भी उन्होंने उनको भी रिक्वेस्ट की है कि किसी तरह से हमें इस बहरान से बाहर निकालिए। तो अभी आने वाले दिनों में जब तक पॉलिटिकली स्टेबिलिटी नहीं होगी, देश के अंदर कोई सरकार ऐसी नहीं नजर आएगी जिसके साथ बाहर की एजेंसियां भी बात कर सकें। इस वक्त तो ये है कि बाहर की एजेंसियों को ये भी नहीं पता है कि हम बात किससे करें देश के अंदर। बिल्कुल। तो ये सब सिचुएशन जो है वो ये स्लोली क्रिस्टलाइज होगी, तभी इस बहरान से बाहर निकला जा सकता है। अदरवाइज एक लंबे समय तक ये क्राइसिस चलेगा जिसका असर इस खित्ते पर भी होगा और पूरी दुनिया के ऊपर भी होगा, क्योंकि श्रीलंका ज्योग्राफिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्री। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर कही है कि इस क्राइसिस का जो इफेक्ट है वो पूरी दुनिया पर देखा जाएगा और इस बात को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। खालिद साहब, आपसे हम बहुत ही अहम सवाल जानना चाहेंगे हिंदुस्तान के हवाले से। हिंदुस्तान वहाँ पर लगातार हेल्पिंग हैंड अपना बढ़ाता रहा है, जो बुनियादी चीज़ें हैं वो भी वहाँ पर पहुँचती रही हैं। भारत किस तरह से इस क्राइसिस के वक्त वहाँ के लोगों के साथ खड़ा है, ये भी बात की जा रही है। बहुत ही अहम रोल, और हम ये भी नहीं भूलना चाहिए हमें कि मुख्तलिफ जो प्लेटफॉर्म्स रहे हैं उसमें हिंदुस्तान की एक अच्छी दोस्त की तस्वीर लगातार पिछले दिनों में सामने आती रही है। हिंदुस्तान के रोल को आप किस तरह से देखेंगे एक हेल्पिंग हैंड के तौर पर, अच्छे पड़ोसी के तौर पर? सर देखिए, ऐसा है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी है वो दुनिया की छठी लार्जेस्ट इकोनॉमी है जी। और ये कंट्रीज जो हैं जैसे कि मालदीव्स की आपने बात की, या श्रीलंका की बात की, या भूटान है, या नेपाल है, ये छोटी इकोनॉमीज हैं, छोटे कंट्रीज हैं जी। और हमारा ये फर्ज भी बनता है कि हम इनके साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहें। ये ना सोचें कि वो हमें क्या वापस दे रहे हैं, बल्कि हम अपनी दरिया दिली के साथ उनकी मदद करें। हमने मालदीव की बड़ी बार मदद की है। एक बार मालदीव के ऊपर कब्जा कर लिया था कुछ लोगों ने आकर के वहां की सरकार जी, टीवी स्क्रीन पर नाज़रीन को हमारे एक और मेहमान दिख रहे हैं, मैं जल्दी से उनका इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। अमरीश सर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे लगातार हम अहम उमूर पर बातचीत करते रहे हैं, हम उनके पास भी आएंगे। तब तक खालिद साहब आप अपनी बात जो है वो जारी रखिए। जी, ये कह रहा था कि इंडिया को वहां पर जिस तरह का क्राइसिस है, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही हैं, पेट्रोल नहीं है, स्कूल बंद हैं क्योंकि बच्चे स्कूलों में जाएंगे तो पेट्रोल चाहिए जाने आने के लिए, सारा कुछ वहां पर पेट्रोल डीजल की राशनिंग है। तो इंडिया इसमें मदद कर सकता है। जो है खाने पीने की चीजें जो है वो भेजी जा सकती हैं और इसके अलावा जो क्रेडिट लाइन है उसको एक्टिवेट करके और ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, उसको कर्जा दिया जा सकता है ताकि वो इस क्राइसिस से बाहर निकले। तो हिंदुस्तान एक बड़ा कंट्री होने के नाते, एक बड़ा भाई होने के नाते, एक बड़ी इकोनॉमी होने के नाते बिल्कुल ये सारा रोल प्ले कर सकता है और अगर ये करेगा तो एक गुडविल बनेगी वहां के लोगों के साथ भी। वहां के लोग जो है आइंदा जो भी सरकार पावर में आती है वो इस चीज को नहीं भूल पाएगी कि क्राइसिस के वक्त हिंदुस्तान ने हमारी मदद की थी। जी, और उससे एक अच्छे रिलेशन जो हैं फ्यूचर में दोनों कंट्रीज। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने यहाँ पर बताई है कि क्राइसिस के वक्त जो है वो हमेशा साथ खड़े होना है। हमारे साथ अमरीश सक्सेना जी भी हैं, फॉरेन एक्सपर्ट हैं, कई बार हम उनसे बहुत सारे मामलों पर बातचीत कर चुके हैं। अमरीश जी, अभी आपने प्रोफेसर खालिद साहब को सुना, लगातार वो यही बात कह रहे हैं कि 1-2 दिन में ये क्राइसिस हल होने वाला नहीं है, ना ही ये बना है। आप एज एन एक्सपर्ट इस श्रीलंका के क्राइसिस को किस तरह से देखेंगे सर?
और श्रीलंका की जो क्राइसिस है वो उसके बहुत सारी लेयर्स है, बहुत सारी उसकी परतें हैं, क्योंकि ये सिर्फ श्रीलंका की क्राइसिस नहीं है, ये भारत के लिए भी क्राइसिस है। क्योंकि जैसे खालिद साहब भी कह रहे हैं, हमें पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने चाहिए, अच्छे संबंध रखने चाहिए, लेकिन यहाँ पर समस्या अलग तरह की है। यहाँ पे इंडिया के सामने ये चुनौती है कि वो किसको एक्सेप्ट करे कि वो रूलर है या जो उसको गवर्न कर रहा है श्रीलंका में। श्रीलंका में इस समय कोई है ही नहीं जो रूल कर रहा है, राष्ट्रपति है नहीं। गोटाबाया राजपक्षे भाग चुके हैं। जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे, जो इनके भाई थे, वो उन्होंने छोड़ा, दूसरे प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया, रनिल विक्रमसिंघे को, उन्होंने भी 9 तारीख को रिजाइन कर दिया है। तो अब ना तो राष्ट्रपति है ना प्रधानमंत्री है। अच्छा ये होता कि पहले से एक ऑल पार्टी गवर्नमेंट बन जाती, जो अनफॉर्चुनेटली नहीं बन पाई। अब एक ही विकल्प है कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट बने, लेकिन अब उसकी पहल कौन करेगा, कैसे बनेगी, भारत कैसे, किससे नेगोशिएट, किससे बात करेगा। अब भारत ने इसीलिए इतना टाइम लगाया अपनी स्ट्रेटेजी बनाने में। फिर फाइनली उन्होंने पीपल ऑफ श्रीलंका के साथ भारत ने अपनी सॉलिडेरिटी व्यक्त की। बट लेकिन पीपल ऑफ लंका तो बड़ा एब्स्ट्रैक्ट है। एक व्यक्ति होना चाहिए जिससे, या एक समूह होना चाहिए व्यक्तियों का जिनसे आप बात करेंगे, वो आपके सामने है नहीं। और जो एंटी इंडिया फोर्सेस हैं, जी सर, वो काफी एक्टिव हैं। वो उन्होंने वो पूरा जिस तरह का एक दुष्प्रचार, एक मेल कैंपेन चलाया, मेलिस कैंपेन चलाया, जहां पर यह हुआ कि इंडिया राजपक्षे की मदद कर रहा है। अब श्रीलंका में सारा माहौल राजपक्षे फैमिली के खिलाफ है, तीनों भाइयों के खिलाफ है, और भारत के बारे में ये इमेज क्रिएट कर दी गई है कि वो राजपक्षे के साथ है, श्रीलंका के साथ नहीं। क्योंकि तो ये बड़ा विरोधाभास की स्थिति है भारत के सामने, और भारत इस चुनौती से कैसे निपटेगा ये अभी नहीं पता। और ये क्राइसिस तो आप सभी को पता है कितने महीने से थी। भारत कोई पॉजिटिव इंटरवेंशन कर भी नहीं पाया इस पर। मतलब एक पड़ोसी के नाते भारत की जिम्मेदारी ये होनी चाहिए थी कि जब से क्राइसिस हुई तो एक पॉजिटिव इंटरवेंशन करके इस क्राइसिस का समाधान निकालने की कोशिश करते। लेकिन अमरीश जी, हिंदुस्तान ने जो है, भारत ने अपने बहुत सारे मदद का हाथ बढ़ाया है, वहां पर बहुत सारे कंसाइनमेंट पहुंचाए हैं, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज जो है वो लगातार जाता रहा है। अब जो पॉलिटिकल क्राइसिस हम देख रहे हैं, उसका जल्द से जल्द निपटारा जो है, ये पूरे रीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खासतौर से क्योंकि राजपक्षे अब मालदीव भाग के गए हैं। अब मालदीव से इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। अब इसमें ये जो मैसेज है बहुत आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है कि भारत के मालदीव से अच्छे संबंध है, राजपक्षे मालदीव गए हुए हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर के राजपक्षे के साथ अच्छे संबंध हैं। तो ये बड़ा ही अजीब तरह का घालमेल वाली स्थिति है। इससे भारत को वो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स बहुत करने पड़ेंगे, सिर्फ पॉलिटिकल एफर्ट्स से नहीं होगा, डिप्लोमेटिक एफर्ट्स करने पड़ेंगे। और ये देखना पड़ेगा कि एक क्राइसिस में कहीं ऐसा कुछ ना हो जो भारत के जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनमें, और खासतौर से चाइना का एंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। चाइना किसी तरह से इस क्राइसिस में अपने को, मतलब कुछ ऐसा ना करे कि उसको फायदा पहुंचे। इंडिया को यह भी देखना जरूरी है। और इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो भारत ने जो मदद की है वो तो अच्छी है, लेकिन सिर्फ भारत की मदद से श्रीलंका की जो आर्थिक क्राइसिस है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, वो संभलने वाली नहीं है। तो भारत को अपने बहुत सारे फ्रेंडली और लाइक माइंडेड कंट्रीज के साथ एक उनको मोबिलाइज करना पड़ेगा कि श्रीलंका को इस आर्थिक संकट से बाहर निकालें, पॉलिटिकल सॉल्यूशन की तरफ ले जाएं, और डिप्लोमेटिक जो एफर्ट्स हैं वो फुल स्विंग में करने पड़ेंगे। तभी मुझे लगता है कि ये क्राइसिस संभल पाएगी श्रीलंका। जी बिल्कुल। और अमरीश जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे बहुत जल्दी से कि पूरी दुनिया को किस तरह से इस सिचुएशन को देखना है, और हमें ये भी नहीं भूलना है कि श्रीलंका एक इम्पॉर्टेंट कंट्री रहा है। बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस रही हैं जहां पर श्रीलंका का काफी अहम रोल रहा है। ऐसे उसको तनहा नहीं छोड़ा जा सकता। जैसे कि अभी हम खालिद साहब से भी यही बात कर रहे थे, तो पूरी दुनिया पर इसका इफेक्ट पड़ेगा। सबको किस तरह से श्रीलंका को साथ लेके चलना है इस मुसीबत के वक्त? देखिए, सबको ही साथ लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि ये जो श्रीलंका की क्राइसिस है, ये इकोनॉमिक क्राइसिस से श्रीलंका की पॉलिटिकल क्राइसिस पैदा हुई है। और जो कोरोना का 2020 और 21 गया है, ये सारी दुनिया के लिए, चाहे डेवलपिंग कंट्रीज हो चाहे डेवलप्ड कंट्रीज हो, सभी को इसमें बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। तो एक ये एंगल है कि जो
दुनिया की में आर्थिक मंदी आई है, पूरी दुनिया में ही आर्थिक मंदी है, उसमें श्रीलंका कुछ ज्यादा फंस गया अपनी जो गलत उनकी आर्थिक नीतियां थी जो उसकी वजह से। तो ये सबके लिए सबक है कि अपनी जो इकोनॉमी है उसको बचा के रखे। इंडिया के लिए भी सबक है, क्योंकि इंडिया में भी जिस तरह की इकोनॉमिक कंडीशन चल रही है वो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी नहीं है स्थितियां। तो भारत के लिए सबक है कि वो अपने को भी आर्थिक रूप से कैसे बचा के रखेगा, श्रीलंका को भी आर्थिक रूप से बचाने की जरूरत है। और सबको जब तक मिलके नहीं चलेंगे तो एक की क्राइसिस दूसरे की तीसरे की, ये ग्लोबल दुनिया है, कोई इससे बच नहीं सकता। और वेस्टर्न वर्ल्ड की भी अगर हम बात करें, श्रीलंका की वेस्ट से जिस तरह की बहुत सारे यूरोप के देशों से जिस तरह की टाइज है, जितना उनका यूरोप के साथ ट्रेड है, और वो सारा अफेक्टेड होगा अगर श्रीलंका जिस तरह की क्राइसिस में है। तो सबको मिलके बचाना पड़ेगा, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को, वर्ल्ड बैंक से लेके IMF से लेके सबको आगे आना पड़ेगा। यूनाइटेड स्टेट्स से जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है उनको आगे आना पड़ेगा, और भारत को पड़ोसी होने के नाते तो एक बड़ी भूमिका अदा करना पड़ेगी श्रीलंका को आर्थिक और राजनीतिक संकट से बाहर लाने। बिल्कुल बिल्कुल, आपने ठीक कहा। और हम एक और बात यहाँ पर भी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से हम प्रोफेसर खालिद साहब से भी हमने ये बात की थी कि कितना ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का होना। अब वहां पर लोग जो है वो बदलाव चाहते हैं, लोग कोई दूसरा चेहरा चाहते हैं, लेकिन वो चेहरा वहां नजर नहीं आ रहा है। यही बात कि अगर दुनिया में कोई बात करना भी चाहे तो वो बात किससे करे, वो फेस वहां पर नहीं है। कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेज सबको समझना किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। बिल्कुल, आपने तो मतलब जो सवाल में ही आपका जवाब है, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का मतलब है कि अपोजिशन का स्ट्रॉन्ग होना, चाहे वो श्रीलंका का केस हो चाहे इंडिया का केस हो। अगर अपोजिशन वीक है या अपोजिशन है ही नहीं, जो इंडिया में भी हालात ये है, तो वो खतरे की घंटी है। और इसके अलावा जो एक और बड़ी चीज है कि कोई भी जो सिस्टम है, वो कोई भी सरकार हो, वो एक मेजोरिटेरियनिज्म की तरफ अगर जो भी सत्ता में बैठा हुआ है वो ले जाना चाहता है, या रिलीजियस फेनेटिज्म की तरफ ले जाना चाहता है, या एक अल्ट्रा नेशनलिज्म की तरफ अगर ले जाना चाहता है, तो हो सकता है कोई भी पार्टी, कोई भी सरकार 10 साल 20 साल 25 साल इसको करती ले जाए, लेकिन उसके बाद जो क्राइसिस आएगी उसको संभालना मुश्किल होगा। श्रीलंका को देख के ये सबक भारत को भी लेना चाहिए। जिस तरह से भारत में जो पूरा मोनोपोलिस्टिक एक सारे ट्रेंड्स चल रहे हैं कि जहां पे अपोजिशन के लिए कोई जगह ही नहीं है, जैसे, तो अगर अपोजिशन नहीं है तो फिर डेमोक्रेसी तो खतरे में आएगी। आप कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी दुनिया के डेमोक्रेटिक कंट्री का उठा के देख लीजिए, अपोजिशन को कॉन्स्टिट्यूशन में हर जगह इंपॉर्टेंस दी गई है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप देखिए, जो लीडर ऑफ अपोजिशन होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। जितना प्राइम मिनिस्टर इंपॉर्टेंट है, उतना ही हमारी लोकसभा में इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो लीडर ऑफ अपोजिशन इंपॉर्टेंट है। तो वो और श्रीलंका के केस में और मैं बता दूं, श्रीलंका में जो दो प्रेसिडेंट, हमारी तरह का सिस्टम नहीं है कि हमारा प्रेसिडेंट के पास बहुत लिमिटेड पावर्स है और प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा पावर्स हैं। वहां जो बैलेंस ऑफ पावर है वो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में बड़ा अलग तरह का है। प्रेसिडेंट इज ऑल पावरफुल इन श्रीलंका और प्राइम मिनिस्टर के पास बहुत कम पावर्स हैं। लेकिन इसके साथ साथ वहां के संविधान में यह व्यवस्था भी है कि अगर किसी वजह से प्रेसिडेंट इन प्लेस नहीं है तो प्रेसिडेंट की सारी पावर्स प्राइम मिनिस्टर के पास चली जाती हैं और प्राइम मिनिस्टर एक्टिंग प्रेसिडेंट हो जाता है। अब प्राइम मिनिस्टर तो पहले छोड़ के भाग चुके हैं। तो ये बहुत ही पिकुलियर सिचुएशन में मेरे ख्याल में दुनिया की किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह की क्राइसिस पहली बार आई है। तो ये सबके लिए एक आई ओपनर इंसिडेंट है। बिल्कुल बिल्कुल अमरीश जी, आपने बहुत सही बात कही है कि ये आंखें खोलने वाला एक वाकया है जिस पर आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना पड़ेगा। प्रोफेसर खालिद साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, श्रीलंका का अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया की बात करें तो अगर सी पोर्ट्स देखे जाएं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, कई यहाँ से अहम रास्ते जो है वो होकर गुजरते हैं, ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे अहम बात यह है कि श्रीलंका में जिस तरह से लगातार हम पूरी इकोनॉमी को हमने बिखरते हुए देखा है, ताश के पत्तों की तरह इकोनॉमी हमारे सामने बिखरी है, तो ऐसे ही बहुत सारी कंट्रीज हैं जिनको ये सबक लेना होगा कि अगर वो एक खास तरह के ज्योग्राफिकल स्टेट की मालिक है, अपने उस स्टेट की स्पेशलिटी को उन्हें किस तरह से आगे बढ़ाना है। खालिद साहब, देखिए, ऐसा है कि
मैंने जैसे पहले अर्ज किया है कि ये ज्योग्राफिकली साउथ एशिया के बिल्कुल नीचे, जिसको हम कहते हैं पर्ल ऑफ द ओशन, बिल्कुल यानी जो श्रीलंका है, एक जो सी लेन्स हैं जहां से समुद्री जहाज सारे वेस्ट एशिया, अफ्रीका की तरफ जाते और आते हैं, चाइना से, जापान से दूसरी जगह, उसके बिल्कुल साथ है। और उसके नीचे सारा समुद्र है अंटार्कटिका तक। और ये जो एरिया है, ये जो सी लेन्स है और ये जो मार्ग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका फायदा उठाने के लिए ही चाइना ने हम्बनटोटा पोर्ट जो थी वहां पर अपना इन्वेस्टमेंट की। लेकिन वो नेगोशिएशंस क्या हैं जिसमें श्रीलंका को उसका इतना फायदा नहीं हुआ। इसके अलावा और भी कई पोर्ट्स हैं, चाहे वो कोलंबो है, चाहे मन्नार का एरिया है, वहां से श्रीलंका काफी कुछ पैसे बना सकता है, यानी कि उसके रेवेन्यू के सोर्सेज जनरेट हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करता है कि जो लीडरशिप है वो क्या सोचती है। अगर लीडरशिप एडमेंट है, अगर लीडरशिप सिर्फ अपने ही तरीके से करना चाहती है, प्रूडेंट नहीं है, जनता की भलाई नहीं देखती है, तो फिर ये सारा कुछ होता है। अगर मैं कहूं कि मैं देश का लीडर हूं इसलिए मैं अपनी ही मर्जी करूंगा, वहां पर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ही ये क्राइसिस आया है। जी बिल्कुल। जी वो सिचुएशन जो है वो बड़ी खतरनाक जी बिल्कुल बिल्कुल। वक्त की चूंकि कमी है सर, हम अमरीश जी से भी फौरी तौर पर इस बात को समझना चाहेंगे। सर, जिस तरह से मैंने आपसे कहा कि एक बहुत ही खास ज्योग्राफिकल एरिया रहा है, अगर ये उसी के ऊपर तवज्जो देता तो आज दुनिया के नक्शे पर एक मजबूत कंट्री के तौर पर खड़ा होता, लेकिन उसके बिल्कुल बरक्स हमें नजर आ रहा है। किस तरह से देखेंगे आप इन तमाम चीजों को? जी, ये बड़ा ही वैसे सरप्राइजिंग फैक्ट है श्रीलंका के बारे में, क्योंकि जब एलटीटी का खात्मा हुआ जिसमें कि गोटाबाया राजपक्षे का एक बड़ा रोल था और एक बड़े हीरो के रूप में वो उभरे थे, लेकिन आप देखिए 20-25 साल में चीजें बिल्कुल उलट गई। तो ये भी नहीं समझना चाहिए कि कोई एक जो राष्ट्रवाद का मुद्दा है, जहां जो एलटीटी की जब हम बात करते हैं श्रीलंका के कॉन्टेक्स्ट में, तो वहां राष्ट्रवाद को आपको समझना पड़ेगा। तमिल वर्सेस सिंघली जो सारा है, या हिंदू वर्सेस बौद्ध जो इक्वेशंस हैं, तो ये जो इक्वेशंस हैं ये अब भारी पड़ गई जिन सिंघलियों ने या जिन बौद्धों ने, खासतौर से जो बौद्ध भिक्षुओं की बात करें, मॉन्क्स की बात करें, जो आंख बंद करके राजपक्षे के साथ थे, चूंकि तमिलियंस को उन्होंने क्रश किया था। आज स्थिति ये हो गई कि वो बुद्धिस्ट मॉन्क्स ही इस सरकार के खिलाफ है। तो ऐसे में समस्या तो है। मेरे ख्याल में मुझे जो लगता है कि आज या कल में वहां पर कोई ऑल पार्टी गवर्नमेंट बन जानी चाहिए, जो बनानी ही पड़ेगी। अब वो भारत के इंटरवेंशन से बने कि किसी वेस्टर्न पावर्स के इंटरवेंशन से बने या चाइना के इंटरवेंशन से बने, ये हमें नहीं पता। भारत को कोशिश ये करनी चाहिए कि उसके इंटरवेंशन से ही ये काम हो, जिससे कि भारत का जो रोल है, भारत का जो से है, वो श्रीलंका के अफेयर्स में रहे। और जब वो ऑल पार्टी गवर्नमेंट बनेगी, तब जिसको हमें एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट मान के चलना पड़ेगा, उसके साथ ही फिर भारत को चीजों को आगे ले जाने की कोशिश करनी चाहिए। जी बिल्कुल। अपने दोनों खास मेहमानों का इस इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट पर उनके ख्यालात का इजहार करने के लिए, इतना कीमती वक्त देने के लिए हम जरूर बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। प्रोफेसर पीयू खालिद साहब, आपका भी, और अमरीश सक्सेना जी, आप दोनों मेहमानों का हम पूरी न्यूज़ 18 उर्दू की टीम की तरफ से बहुत बहुत यहां पर शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। तो खबर दोपहर में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आदाब।